बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है यूरिया साइकिल। इस साइकिल की प्लेस लीवर है। लीवर में ये साइकिल होता है और वो ऑर्गेनिज्म जो यूरियोटैलिक हैं उनमें ये लीवर में अमोनिया कन्वर्ट हो जाता है यूरिया। हम पढ़ेंगे स्टेप्स ऑफ यूरिया साइकिल। जो इसका फर्स्ट स्टेप है वो है फॉर्मेशन ऑफ कार्बामोइल फॉस्फेट। फॉर्मेशन ऑफ कार्बामोइल फॉस्फेट कैसे होती है? जैसे कि पिछले लेक्चर में भी आपने देखा कि जो अमोनिया लीवर के अंदर आती है वो ग्लूटामेट, ग्लूटामीन या एलानिन की शक्ल में आती है। तो जो फर्स्ट अमोनिया है जो कि यूरिया साइकिल में एंटर होनी है वो ग्लूटामेट के ब्रेकडाउन से रिलीज होती है और ये ब्रेकडाउन NAD+ और वाटर की प्रेजेंस में होती है। इस दौरान जब ग्लूटामेट ब्रेकडाउन होता है तो ये कन्वर्ट होता है अल्फा कीटो ग्लूटारेट में और इसके साथ एक अमोनिया अमाइनो ग्रुप एज अमोनिया सेपरेट हो जाते हैं, अमोनियम आयन, और NAD जो यहाँ यूज हुआ था ये कन्वर्ट हो जाता है NADH में। साथ में हाइड्रोजन आयन भी रिलीज होता है। यहाँ पर जो NH4 रिलीज हुआ है ये फौरन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कार्बामोइल फॉस्फेट बनाएगा। अब ये रिएक्शन इस तरीके से होगा कि अमोनिया आयन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 ATP ये मिलेंगे, तो इसके रिजल्ट में इस तरह से ये एक रिएक्शन होगा और कार्बामोइल फॉस्फेट बनेगा। ये कार्बामोइल फॉस्फेट है। कार्बामोइल फॉस्फेट बनने के अलावा ATP कन्वर्ट हो जाएंगे ADP में और साथ में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होगा और हाइड्रोजन आयन। दिस इज कार्बामोइल फॉस्फेट। कार्बामोइल फॉस्फेट में देखें तो ये अमाइनो ग्रुप है और ये C+O है, यानी कि इसमें यहाँ तक ये यूरिया फॉर्मेशन हो चुकी है। इस प्रोसेस में जो एंजाइम इस्तेमाल होता है वो कार्बामोइल फॉस्फेट, क्योंकि ये कार्बामोइल फॉस्फेट है ना तो उसी नाम हिसाब से उसका नाम होगा कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटेज। स्टूडेंट्स ऐसे एंजाइम जिनके बहुत इजी से नाम होते हैं, प्रोडक्ट के नाम से ही हो जाते हैं, उनके आप एंजाइम ज़रूर लिख दिया करें, उससे आपका पेपर पे बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप था फॉर्मेशन ऑफ कार्बामोइल फॉस्फेट, जो कि आपने देखा कि ये बन गया है। अब सेकेंड स्टेप होगा इसके बाद। Step 2 is formation of citrulline and ornithine. कार्बामोइल फॉस्फेट जो पिछली रिएक्शन में प्रोड्यूस हुआ था ये ऑर्निथीन के साथ रिएक्ट करेगा और इस प्रोसेस में कार्बामोइल फॉस्फेट अपना कार्बामोइल ग्रुप ये ऑर्निथीन को दे देगा, जिसकी वजह से ऑर्निथीन कन्वर्ट हो जाएगा सिट्रोलिन में और साथ में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होगा। अब जो सिट्रोलिन यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ है ये प्रोड्यूस हुआ था माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ लिवर सेल्स। जब ये माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोड्यूस हो गया और सिट्रोलिन बन गया तो उस वक्त सिट्रोलिन रिलीज हो जाएगा साइटोसोल में, यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर। नेक्स्ट स्टेप में ये सिट्रोलिन जो कि प्रोड्यूस हुआ था ये रिएक्ट करेगा अस्पार्टेट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ATP एंड इट विल कन्वर्ट इनटू आर्जिनोसुक्सिनेट। सिट्रोलिन कन्वर्ट हो गया आर्जिनोसुक्सिनेट में, जबकि ATP कन्वर्ट हो जाएगा AMP में। साथ में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होंगे और हाइड्रोजन आयन रिलीज होगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि अस्पार्टेट कहाँ से आया है, ये किस तरीके से बना है। इसकी फॉर्मेशन को बनाने वाले स्टेप्स करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिट्रोलिन से डायरेक्टली अस्पार्टेट का रिएक्शन शो कर सकते हैं। अब यहाँ तक हमारे पास जो प्रोडक्ट आया है वो आर्जिनोसुक्सिनेट है। अब आर्जिनोसुक्सिनेट से आर्जिनिन बनना है जो कि थर्ड स्टेप होगा। ठीक है, थर्ड स्टेप है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ आर्जिनिन। तो स्टूडेंट्स, आर्जिनोसुक्सिनेट जो लास्ट स्टेप में प्रोड्यूस हुआ है इट विल ब्रेक इनटू आर्जिनिन एंड फ्यूमारेट। अब चूंकि ये ब्रेक डाउन हुआ है तो इसके लिए जो एंजाइम होगा उसका नाम आर्जिनोसुक्सिनेट लाइएज होगा। लाइएज का मतलब होता है ब्रेक डाउन करने वाला।
ठीक है, तो यहाँ पर एंजाइम है आर्जिनोसुक्सिनेट लाइगेज, यानी कि आर्जिनोसुक्सिनेट को ब्रेक डाउन करने वाला एंजाइम। अब हमारे पास जो प्रोडक्ट हासिल हुआ है वो आर्जिनिन है, और आर्जिनिन से नेक्स्ट बनेगा यूरिया। तो हमारा फोर्थ स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, आर्जिनिन को आर्जिनेज एंजाइम ब्रेक डाउन कर देगा इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर इनटू ऑर्निथीन एंड यूरिया। अब यहाँ पर जो एंजाइम इस्तेमाल हुआ है वो क्या है? आर्जिनेज। अब यहाँ पर आप देखें कि ये हमारा एंड प्रोडक्ट है यूरिया। अमोनिया कन्वर्ट हो गया है यूरिया में, 2 अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड ये कन्वर्ट हुए हैं यूरिया में, जबकि यहाँ पर ऑर्निथीन रिसाइकल हो गया है। ये ऑर्निथीन वापस माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा। आपने यहाँ पर देखा था कि ये स्टेप हुए थे माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑर्निथीन ने कार्बोमाइल फॉस्फेट के साथ रिएक्शन किया था और सिट्रोलिन में कन्वर्ट हुआ था। सिट्रोलिन ने माइटोकॉन्ड्रिया को लीव किया था और साइटोप्लाज्म में हुआ था। नेक्स्ट सारे साइटोप्लाज्म में हुए हैं रिएक्शन। लेकिन जब ऑर्निथीन रीजनरेट हो जाएगा तो ये वापस एंटर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, ताकि दोबारा से एक और रिएक्शन हो और एक और सिट्रोलिन ये कैरी करके साइटोप्लाज्म में लेके आए। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से टॉक्सिक अमोनिया जो कि लिवर के सेल्स में एंटर होता है बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट से, ये कन्वर्ट हो जाता है यूरिया में, और यूरिया में कन्वर्ट होने के बाद ये रिलीज हो जाता है ब्लड में। ब्लड इसको कैरी करके ले जाता है किडनीज तक, और किडनीज फिर इसको रिमूव कर देते हैं बॉडी से थ्रू यूरिन। हम ओवरऑल इस रिएक्शन को इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ऑर्निथीन एंटर हुआ माइटोकॉन्ड्रिया में और वहाँ पर कन्वर्ट हुआ सिट्रोलिन में। सिट्रोलिन ने माइटोकॉन्ड्रिया को लीव किया, साइटोसोल में आ गया। साइटोसोल में आने के बाद ये कन्वर्ट हुआ आर्जिनोसुक्सिनेट में। आर्जिनोसुक्सिनेट ब्रेक डाउन हुआ आर्जिनिन और फ्यूमारेट में, जिसमें से फ्यूमारेट सिट्रिक एसिड साइकिल में एंटर हो जाता है, वहाँ पे यूज़ होता है, जबकि आर्जिनिन फर्दर ब्रेक डाउन होता है यूरिया और ऑर्निथीन में। ऑर्निथीन दोबारा से माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है नए रिएक्शन के लिए, जबकि यूरिया ब्लड में चला जाता है और वहाँ से किडनीज तक पहुँच के बॉडी से रिलीज हो जाता है। अब हम देखेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ यूरिया साइकिल। इसका फर्स्ट इम्पॉर्टेंट काम एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया है, जो कि बहुत ज़्यादा वाटर टेकिंग कंपाउंड है, लेकिन यूरिया की शक्ल में ये इजीली बॉडी से कम वाटर से रिमूव हो जाता है। ये क्रेब्स साइकिल के साथ लिंक्ड है और इसके प्रोडक्ट्स क्रेब्स साइकिल में यूज़ होते हैं। नेक्स्ट हम क्रेब्स साइकिल के साथ इसका लिंक पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। इस प्रोसेस में आर्जिनिन प्रोड्यूस होता है, जैसे कि अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं, जो कि एक अमाइनो एसिड है और ये नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। अगर यूरिया साइकिल में कोई डिसऑर्डर आ जाए तो इसके रिजल्ट में हाइपर अमोनीमिया प्रोड्यूस होता है, जिसमें बॉडी में अमोनिया की मिकदार बढ़ जाती है। बहुत ही थोड़ी मिकदार में यूरिया ये एंटर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद बैक्टीरिया इसको यूरिया को कन्वर्ट कर देते हैं अमोनिया में, और ये अमोनिया पहुंच जाती है लिवर तक डिफ्यूजन के प्रोसेस से, और वहाँ पर लिवर इसको भी यूज़ कर लेता है। स्टूडेंट्स, जैसे कि रेगुलेशन ऑफ यूरिया साइकिल हम पढ़ने लगे हैं, और जैसे कि आपने देखा है कि जब भी कोई सबस्ट्रेट बढ़ता है तो उसका एंजाइम ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। तो यहाँ पर अगर अमाइनो एसिड्स की मिकदार ज़्यादा होती है या अमोनिया की मिकदार ज़्यादा होती है, दोनों ही सबस्ट्रेट हैं अमाइनो एसिड्स एंड अमोनिया, अगर इनकी मिकदार ज़्यादा होती है तो उस वक़्त जो यूरिया साइकिल के एंजाइम्स हैं ये एक्टिवेट हो जाते हैं और फिर ये प्रोसेस को फॉरवर्ड लेके जाते हैं यूरिया फॉर्मेशन की तरफ। नंबर 2 ये है कि अगर आपने हाई प्रोटीन डाइट ली है, क्योंकि प्रोटीन डाइट से अमाइनो एसिड्स रिलीज होंगे और अमाइनो एसिड्स अमोनिया में कन्वर्ट होंगे, तो इस वक्त भी एंजाइम एक्टिवेट होते हैं।
थर्ड चीज़ है स्टारवेशन। स्टारवेशन के दौरान भी ये एंजाइम एक्टिवेट होते हैं। ऐसा इस वजह से है कि जब स्टारवेशन होती है तो उस वक़्त कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल नहीं होते। सेकंड ऑप्शन होती है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए लिपिड्स, और थर्ड ऑप्शन होती है प्रोटीन। तो चूंकि इस वक्त प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है जब स्टारवेशन होती है, तो इस वजह से अमोनिया बनेगा और अमोनिया की फॉर्मेशन की वजह से ये एंजाइम्स एक्टिवेट होंगे। तो ये अमाइनो एसिड्स की प्रेजेंस की वजह से, अमोनिया की प्रेजेंस की वजह से, प्रोटीन डाइट लेने की वजह से, प्रोटीन वैसे तो बॉडी में होती है लेकिन डाइट में अगर प्रोटीन आएगी तो वो इन एंजाइम्स को एक्टिवेट करेगी, या फिर स्टारवेशन की वजह से ये एंजाइम्स एक्टिवेट होते हैं। तो इस तरीके से रेगुलेशन होती है, और इन्हीं सब चीज़ों की एब्सेंस अगर होगी तो ये एंजाइम स्विच ऑफ हो जाएंगे। तो यहाँ तक हमारा ये आज का लेक्चर था। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।